हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का मैथ का 2020 का सैंपल पेपर सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा। बच्चों, आगे भी अब हम आगे के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। देखिए, जब तक आपका मैथ का पेपर है, जितनी भी हम सैंपल पेपर करा दें, बस अब आप उन सैंपल पेपर को ही कीजिए बस। और फॉर्मूले आपको मिल चुके हैं, उन फॉर्मूलों को याद कीजिए डेली। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं, उन्हें करिए। इसके अलावा मैथ में आप कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। आपका पेपर सुपर डुपर होने वाला है, ठीक है। इतना कर लीजिए, इसी टाइप के पेपर आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके बच्चा, तो चलिए टाइम को जाहिर ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो बच्चों, ठीक है। तो हमने आपको उस दिन खंड सेकंड जो था, सेकंड पार्ट के सभी क्वेश्चन करा दिए थे। थर्ड पार्ट का एक क्वेश्चन भी करा दिया था का। आज चलेगा आपका थर्ड पार्ट का खा प्रश्न, तीसरे का खा प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या कहा है इस प्रश्न में। दो सदिश दे रखे हैं और उनके बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सदिश क्या दे रखे हैं बच्चों ने, लिख लेते हैं पहले। हमें एक सदिश दे रखा है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए है। ये हमें दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और एक को मान लेते हैं वेक्टर बी। ये क्या दे रखा है हमें, 3i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण, या कह सकते हैं दो सदिशों के बीच का कोण। फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, थीटा बराबर cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो बस आप फॉर्मूला ये वैल्यू लगा दीजिए। तो cos थीटा बराबर वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और इनटू वेक्टर बी की वैल्यू इन डॉट है ये ना, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मापांक वेक्टर ए। वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में वेक्टर ए के आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। भाई आई के गुणांक का वर्ग, फिर प्लस जे के गुणांक का वर्ग, फिर प्लस के गुणांक का वर्ग। ऐसे ही अंडर रूट में मापांक वेक्टर बी, तो आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। cos थीटा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई के गुणांक का आई के गुणांक के साथ, जे के गुणांक का जे के गुणांक के साथ, के गुणांक का के गुणांक के साथ गुणा। और आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। तो 2 का करेंगे 3 में 6 और आई डॉट आई 1। फिर माइनस, यहाँ पे -1 है, -1 का करेंगे 3 में तो -3 और जे डॉट जे 1। 2 का करेंगे 4 में तो 8 और के डॉट के 1। और नीचे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, -1 का 1 और 2 का वर्ग 4। फिर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर लो। cos थीटा बराबर 6 एकम 6, 3 एकम 3, 8 एकम 8, 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 16 और 9 कितना होता है आपका 25 और 9 हो गया आपका 34, ठीक है ना। 16 9 25 हो गया ना, और ये यस 34 हो गया। अंडर रूट 34, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos थीटा बराबर 8 और 6 14 और 14 में से घटा दो 3 तो बचेंगे 11, नीचे 3 और रूट 34 से तो बाहर निकलेगा ही नहीं, कुछ ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 34। तो यही आपका आंसर है। आप चाहें तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11/3 रूट 34 है ना, ये भी आपका आंसर ठीक है। क्योंकि 34 से कुछ बाहर निकलेगा नहीं ना, 17 दूनी 34 और बाहर गुणनखंड बनाएंगे तो जोड़े नहीं बनेंगे। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था दो सदिशों के बीच के कोण का, जो कि आपको याद हो तो सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आना ही आना है और बहुत सिंपल है, फ्री के नंबर है ये वाला प्रश्न, ये आपको करके ही जाना है क्योंकि इस चैप्टर से एक ही सवाल आएगा और यही आएगा, मतलब इसी टाइप का आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या दे रखा है देखो, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, ये हमें दे रखे हैं असमिकाएं, असमिकाएं हमें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं असमिकाएं? x + y ≤ 8, असमिका नंबर 1 हो गई, और एक दे रखी है 3x + 5y ≥ 15, असमिका नंबर 2 हो गई। और हमें x का मान 0 से बड़ा है और y का मान 0 से बड़ा और बराबर है, ये हमें दे रखा है। और हमें कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत z = x + 3y का न्यूनतम मान निकालना है, z = x + 3y का न्यूनतम मान हमको निकालना है, न्यूनतम मान। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। सबसे पहले जो भी आपको असमिकाएं दे रखी हैं इनको आप समीकरण रूप में लिखिए। ठीक है, असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये असमिका की जगह पे बराबर का निशान आ जाएगा, यानी x + y = 8। अब इसके निर्देशांक निकालो, इसमें क्या करो, एक बार x = 0 इसे डाल दो समीकरण नंबर 3 चाहें तो आप, x = 0 रखने पर, तो x = 0 लगाओगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 8, तो y बराबर आ गया 8। तो बिंदु क्या मिले हमने, बिंदु हमें मिले कि x वैल्यू लगाई 0 तो y की वैल्यू मिली 8, एक तो इस बिंदु की जरूरत पड़ेगी। ऐसे इसमें एक बार लगाओ y = 0 रख दो, एक बार y = 0 रखने पर, तो जब y = 0 लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ से क्या बिंदु मिलेंगे आपको, y की वैल्यू लगाई 0 तो x की वैल्यू आई 8, तो एक बिंदु ये मिल गए। इसी प्रकार इस वाली असमिका के बिंदु निकालो इसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, असमिका सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए भैया इसको, तो ये हो जाएगा 3x + 5y = 15। तो यहाँ भी वही काम है, x y के मान निकाल लें। ठीक है, x y की वैल्यू 0 रखो और मान निकालो। तो आप यहाँ पे लिखो x = 0 रखने पर, तो x के 0 लगाओ तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 5y = 15, 5 × 3 = 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से बिंदु क्या मिल गए, तो यहाँ से बिंदु आ गए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। ऐसे इसमें एक बार y = 0 लगा दो, तो y = 0 लगाओ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x = 15, 3 × 5 = 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बिंदु आपको यहाँ से क्या मिले, बिंदु मिले आपको 5,0, तो ये बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं को आप ग्राफ पर दर्शाइए, किस पर, ग्राफ पर दर्शाओ। तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका, ये x, ये x' होता है, ये y और ये y' होता है। अब इस समीकरण को दर्शाओ उस पर, तो कैसे दर्शाते हैं भैया, बिंदु क्या है 0,8, x पे 0 बट y पे 8, x पे तो 0 बट y पे कहाँ जाना है, ऊपर 8 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप नाप तोल के बनाएंगे। ठीक है, और x पे 0, तो ये बिंदु हो गया आपका 0,8। ठीक है, और दूसरा बिंदु है 8,0, x पे 8 बट y पे 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और y पे 0, तो ये हो गया आपका 8,0, और इन दोनों को मिला दो इस तरीके से। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ये 1 है। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाले बिंदु दर्शाओ आप। ठीक है, तो देखिए इस वाले बिंदु में कितना 0,3, x पर 0 बट y पर 3, यानी ये रहा। ठीक है, और दूसरा 5,0, तो 1 2 3 4 5,0 ये रहा, इसको मिला दो आप इस तरीके से, इस तरीके से आप मिला दो। तो इनको आप आगे बढ़ाओगे तो आगे ये काटेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे काट रहे हैं। ठीक है भाई आपका पहला बिंदु था 0,8, तो 0,8 आ गया आपका ये, और फिर अगला था 8,0, तो ये मिला के खींच दिया। फिर उससे आगे इसमें आएंगे तो इसमें 0,3, तो 0 x पर 0 बट y पर 3, ये रहा 0,3।
और एक है आपका ये 5,0, तो 5,0 ये रहा, इसको मिला दिया, तो ये आगे जाके यहाँ काट रहे हैं ये। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमें ये चेक करना है कि इन लाइनों को, इन लाइन के ऊपर वाला क्षेत्रफल संतुष्ट कर रहा है या नीचे वाला। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ये पहली है और इसकी जो असमका थी वो ये वाली है, तो इस असमकाओं की संतुष्टि चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, असमिका एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ऐसा क्यों करना है, पहले ये समझो। देखिए, इस लाइन को इसके नीचे का एरिया संतुष्ट करेगा या ऊपर का, ये चेक करने के लिए हमें इस लाइन के या तो नीचे का कोई एक बिंदु रखेंगे इस असमका में, या इसके ऊपर का कोई एक बिंदु रखेंगे इस असमका में और चेक करेंगे। तो हम इस लाइन के नीचे का, ये मूल बिंदु होते हैं 0,0, ये इस लाइन के नीचे ही तो आ रहे हैं, तो इस लाइन के नीचे का ये बिंदु रख के चेक कर रहे हैं 0,0। ठीक है, तो रखिए इसमें x की जगह 0, y की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये सत्य है या असत्य है, ये सत्य है। मतलब क्या है, 0 जो होता है वो 8 से छोटा होता है, ये बात सत्य है। तो इस लाइन को नीचे का बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन के नीचे का एरिया इसको संतुष्ट करेगा। तो हम इसको ऐसे करके दिखा देंगे, ऐसे करके, यानी इस लाइन को नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है। ऐसे इस लाइन को चेक करेंगे, तो ये जो लाइन है ये असमका 2 की है, तो असमका 2 में भी क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे का बिंदु यानी यही रख के चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप दिखा सकते हैं पेपर में, चाहे तो ना भी दिखाएं, मैं फिलहाल हटा रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, अब असमका 2 में रखो, असमका सेकंड में x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दो, तो इसमें लगाइए, यहाँ लगाएंगे तो ये 0, ये भी 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये बात सत्य है या असत्य है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि 0 कभी 15 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इस लाइन को इसके नीचे का बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इस लाइन के नीचे का एरिया भी इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो फिर नीचे का नहीं करेगा तो किधर का करेगा, फिर करेगा ऊपर का। तो इसको हम कर देंगे ऊपर की ओर, यानी इस लाइन को ऊपर की ओर संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, और अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्रफल लेना है, ऐसी जगह लेनी है जो इन दोनों लाइनों को संतुष्ट करे, साथ में x का मान उसमें 0 से बड़ा हो और y का मान भी 0 से बड़ा हो। यानी हमें वो प्रतिबंधित क्षेत्रफल लेना है जो इन दोनों लाइनों के बीच में आए और x 0 से बड़ी या 0 के बराबर और y भी 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। देखो, x 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि x का मान पॉजिटिव है, यानी इस अक्ष के बीच में आना चाहिए। y 0 से बड़ी है, यानी कि इस अक्ष के बीच में आना चाहिए और इन दोनों लाइनों के बीच में आना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्रफल जो x अक्ष से ऊपर, y अक्ष के राइट में और इन दोनों लाइनों के बीच में हो, वो कौन सा क्षेत्रफल है, तो वो है ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x अक्ष पॉजिटिव है, y अक्ष पॉजिटिव है और इन दोनों लाइनों के बीच में है, तो ये क्षेत्रफल है वो प्रतिबंधित क्षेत्रफल ये है। अब इस क्षेत्रफल को 4 बिंदु घेर रहे हैं, देखो मिल गए, 1, 2, 3 और 4। इन चारों बिंदुओं पर हम इस z का मान निकालेंगे, जिस पर न्यूनतम आएगा वही आंसर है। समझ में आया, तो ये सब मैं अब हटा सकता हूं, आप लिख लीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र, इसको नाम दे दो कुछ, सपोज दैट ऐसे दे दो A B C D। ठीक है, A B C D है, तो A के बिंदु क्या हो गए, A के हैं यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक बिंदु कितना था, 1 2 3 4 था ना ये, तो 1 2 3 4 5 था, आई थिंक ये 5,0 हो गया है ना, 5,0 ही था ना, बिंदु हमने हटा दिए, यस 5,0 ही था, क्योंकि 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे 5वां बिंदु था 5,0। ठीक है, और ये वाला बिंदु हो गया आपका 0,8,0, 8,0। सी बिंदु है आपका 0,8,
और डी बिंदु है आपका 0,3। अब निकालो, तो देखो z बराबर ए पे निकालो, बी पे निकालो, सी पे निकालो और डी पे निकालो। चेक करो z का मान किस पे न्यूनतम आ रहा है। तो z बराबर क्या दे रखा है, x + 3y। ठीक है, तो लगाओ भैया। x की वैल्यू a पे निकालना है, तो x की वैल्यू क्या लगेगी 5। मैं साइड में निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू 5 और 3 × y की वैल्यू 0, तो फाइनली क्या आएगा 5। तो 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसे हटा दो। अब b पे निकालता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है इसमें 8, y की वैल्यू 0, तो 8 और y की वैल्यू 0, तो फाइनली 8 आएगा। ठीक है, z पे इस पे निकालता हूँ 0,8 पे, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है। लगाओ इसमें 0, 3 × y की वैल्यू 8, 24 आएगा। d पे निकालते हैं, तो d के बिंदु क्या है 0,3, तो x की वैल्यू लगाओ 0 और y की वैल्यू 3, तो 9 आएगा। अब ये चेक करो किस पे न्यूनतम आ रहा है। न्यूनतम मान पूछा था हमसे, अधिकतम पूछता तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू लेते, न्यूनतम पूछा तो सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू आपकी 5 ए बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे z बराबर x + 3y का बिंदु ए 5,0 पर न्यूनतम मान है। कितना है 5 आंसर। ठीक है, 5 न्यूनतम मान आ गया आपका। अधिकतम पूछता तो 24 आंसर होता सी बिंदु पर। ऐसे लिखना है। तो पहले जो भी आशंका दे रखी है उन्हें समीकरण रूप में बदलो, बिंदु निकालो, बिंदुओं को दर्शाओ, फिर इन लाइनों को ऊपर के लिए संतुष्ट कर रहा है या नीचे का, वो असमकाओं में इन लाइनों के नीचे ऊपर का बिंदु लगा के चेक कर लो। और x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इट मीन्स प्रतिबंधित क्षेत्रफल लेना है। जिन बिंदुओं से क्षेत्र प्रतिबंधित है उन बिंदुओं पर आप z का मान निकाल लो। न्यूनतम पूछा था जो छोटी वैल्यू होगी वो आंसर, अधिकतम पूछा था जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है जरूर इस चैप्टर से, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको सभी चैप्टर कराए हैं, आप चैप्टर भी आपने समझ लिए होंगे आई थिंक, बहुत ईजी है। बस चैप्टर की वीडियो को देखो, आप फॉर्मूले याद करो, आपको सब कुछ दे चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, तीसरे का घा। यहाँ में दे रखा है P का मान हमसे पूछा है और यहाँ समीकरण दे रखे हैं कार्तीय समीकरण 1 - x/3 7y - 14/2p बराबर z - 3/2। ठीक है, और एक और दे रखा है वह 7 - 7x/3p y - 5/1 6 - z/5। ये परस्पर लंब हैं। क्या है, परस्पर लंब हैं। तो P का मान बताओ। तो देखिए सबसे पहले ये समीकरण का रूप कैसा होता है मैं आपको देख के दिखाता हूँ एक बार। इसका जो रूप होता है ना वो होता है x - x1/a1 y - y1/b1 z - z1/c1, कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे दूसरे वाले का होगा x - x2/a2 y - y2/b2 और z - z2/c2। तो इनको पहले इन जैसा बनाना पड़ेगा। x में से x1 घट रहा है, y में से y1 घट रहा है, z में से z1 घट रहा है, तो इसको ऐसा बनाओ। यहाँ x में से x, देखो x में से x1 घट रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ 1 में से x घट रहा है, बल्कि x यहाँ होना चाहिए था, 1 यहाँ होना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ एक चीज़ और गौर देना, x के गुणांक क्या है, हर जगह x और y और z के गुणांक 1 है, तो यहाँ पे गुणांक देखो, यहाँ पे y का गुणांक 1 नहीं है 7 है, तो यहाँ गुणांक 1 भी बनाएंगे। यानी इसको इस जैसा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा समझिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/3। यहाँ से क्या करो 7 कॉमन लो, तो y - 7 दूनी 14/2p। और यहाँ पर ये तो ठीक है। अब इस माइनस को हम नीचे भी लगा सकते हैं, तो x - 1/-3, इस 7 को भेज दो बटे में, तो y - 2/2p/7, ये चीज़ इसके बटे में आ जाएगी।
क्योंकि वापस ऊपर भेज सकते हैं तो यही पहुंच जाएगी, तो हम इसको ऐसा बना रहे हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और ये ऑलरेडी z माइनस Z1/C1 ये ऐसा बन गया। अब इसकी तुलना हम कर सकते हैं किससे, इससे, ठीक है, कि तुलना किससे करेंगे, x माइनस x1/A1 y माइनस y1/B1 z माइनस Z1/C1 से करने पर। तो ये करिए, A1 की वैल्यू -3, B1 की वैल्यू 2p/7, C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, ये सॉरी यहाँ पे अरे क्या लिख दिया मैंने, Z-3 था ये /2, तो C1 की वैल्यू 2 आ गई। इसी प्रकार इसको बनाओ इस जैसा। तो देखो यहाँ से क्या करो, -7 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे तो ये x आ जाएगा पहले, और ये 7 कॉमन चला गया, 1 बचेगा /3p। ये ऑलरेडी ठीक है, इससे कुछ नहीं कहना। और यहाँ से क्या कॉमन ले लो, माइनस, तो z माइनस 6/5। इसको नीचे ले आओ तो x माइनस 1/3p/-7, y माइनस 5/1, और z माइनस 6, माइनस को नीचे लगा सकते हैं, -5। अब इसकी तुलना कर दो, किससे करेंगे, इससे, ठीक है। x माइनस x2/A2 बराबर y माइनस y2/B2 बराबर z माइनस Z2/C2 से करने पर। तो सीधी सी बात है, A2 की वैल्यू ये आ गई 3p/-7, B2 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू -5। बस A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान आ गए। इनको पहले तमीज़ में बनाओ, फिर कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालो। अब हमसे कहा है कि ये दोनों लंबवत हैं, क्या है, ये दोनों लंबवत हैं, तो ये सब हटा दो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की ज़रूरत है। अब हमसे कहा था कि ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 लंबवत हैं। तो क्या होगा, जब ये दोनों लंबवत होते हैं तो कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, ये कंडीशन होती है। A1 A2 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 होता है। तो लगा दो, A1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू 3p/7, वो भी माइनस के, ठीक है। फिर प्लस B1 की वैल्यू 2p/7 और B2 की वैल्यू है आपकी 1, प्लस C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू है -5 बराबर 0। तो माइनस से कट गया, -3 तिया 9p/7, 2p/7 माइनस के 10 बराबर 0। बस अब इन्हें भी हटा दो, अब इसे सॉल्व कर लो बस। तो 10 को तो ले जाओ इधर, इधर आएगा एलसीएम 7, तो ऊपर 9p और 2p, 10 चला गया, प्लस का 10 हो गया, इतना हो गया 11p। तो 11p और 7 का गुणा कर दो 10 में, 70, तो p बराबर 70/11 आंसर, जो कि p का मान पूछा था। तो जब इस तरीके से दो कार्तीय समीकरण लंबवत होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। ये कंडीशन आपको पता होगी तभी आप सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और अब आपका जो खंड है तीसरा वो समाप्त हो गया, अब चौथा खंड स्टार्ट होगा, ठीक है। चौथे का प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रायिकता का सवाल है। किसका, प्रायिकता का। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है और इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ रहा है उसकी प्रायिकता को हम PB लिखेंगे, जो कि P फॉर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता और B फॉर बायोलॉजी। जो बच्चा गणित पढ़ रहा है उसे हम PM से लिखेंगे उसकी प्रायिकता को, जो कि P फॉर प्रोबेबिलिटी, M फॉर मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 40% विद्यार्थी
गणित पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, पी एम बराबर 40%, ठीक है। और 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो पी बी बराबर 20%। और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं, तो जो दोनों पढ़ रहे हैं उन्हें लिखते हैं हम यूनियन। 20% या 10%, 10% विद्यार्थी गणित व जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो इसे लिखेंगे हम पी एम यूनियन बी, यानी एम और बी, मैथ भी और बायोलॉजी भी दोनों पढ़ते हैं 10%। तो अब हमसे कुछ चीज़ें पूछी हैं, तो हमसे पूछा है जब नंबर एक में क्या पूछा है, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। जिसकी ज्ञात है वो नीचे, जिसकी निकालनी है वो ऊपर। तो देखो इसमें ये ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है, तो ज्ञात है तो जीव विज्ञान की ज्ञात है तो ये नीचे, और मैथ की निकालनी है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। पी एम अपॉन बी निकालना है हमें पहले पॉइंट में। बायोलॉजी पढ़ता है ये हमें ज्ञात है इसलिए नीचे, मैथ की निकालनी है इसलिए ऊपर। और दूसरे पॉइंट में उल्टा पूछा है, जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है। ये ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है तो गणित पढ़ता है, इसकी ज्ञात है तो नीचे, बायोलॉजी की निकालनी है वो ऊपर। ये चीज़ें निकालनी है, तो ये चीज़ निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसका फॉर्मूला होगा पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन पी एम। तो हमारे पास ये वैल्यू चाहिए। तो देखो हमारे पास सब कुछ है, पी बी है, पी एम है, पी एम इंटरसेक्शन बी नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे ये वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमें निकालना है, बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, सॉरी ए और बी है ना, हम ए बी की फॉर्म में नहीं लिखना, हमें लिखना है एम और बी की फॉर्म में। तो पी एम इंटरसेक्शन बी बराबर पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम यूनियन बी, ये फॉर्मूला है। आप इंटरसेक्शन को इधर रखेंगे तो यूनियन आपको उधर भेजना पड़ेगा, आप यूनियन को इधर बनाना चाहते तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये तो हमें निकालना है ना फिलहाल, इसलिए हमने इसको इधर रखा है। पी एम की वैल्यू कितनी है 40%, पी वी की वैल्यू कितनी है 20%, और पी एम यूनियन बी कितनी है 10%। तो फाइनली पी एम इंटरसेक्शन बी बराबर 40 और 20 60% माइनस 10%, फाइनली आ गया 50%। ऐसे विद्यार्थी जो या तो गणित पढ़ते हैं या जीव विज्ञान, दोनों में से कोई एक पढ़ते हैं, वो 50% है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो। तो ये पहले पॉइंट में ये पूछा है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 50% और बटे पी बी की वैल्यू कितनी है 20%, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 5/2 आंसर। पी एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 50% और पी एम की वैल्यू 40%, तो कट गया फाइनली 5/4 आंसर ऐसे करके। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैथ पढ़ने की प्रायिकता जब ये ज्ञात होगी वो बायोलॉजी पढ़ता है, जो ज्ञात है वो नीचे, जो निकालनी है वो ऊपर। ये फॉर्मूला लगाओ, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी था, बस आपको कंडीशन थोड़ा सा पता होनी चाहिए थी, बाकी कोई इसमें खास दिक्कत है ही नहीं, आप कर लेंगे। चलो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को उठाते हैं। चौथे का खा प्रश्न है, समाकलन का सवाल है। इंटीग्रेशन हमें दे रखा है साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए और dx, इसका मान निकालना है। और यहाँ a क्या है, स्वेच्छ अचर है, इसकी समाकलन करना है। देखो, इसका समाकलन करने के लिए ट्रिक है, वो ध्यान रखिएगा। क्या, साइन x माइनस ए है,
ट्रिक ये है कि ऊपर आपको ए जोड़ना है और ए घटाना है एक बार, ठीक है, और नीचे आपको एज इट इज रखना है, जैसा है वैसा ही। ये ट्रिक थी बस। और dx तो ए जोड़ने ए घटाने पर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। अब क्या करो, x को और इस माइनस ए को, या ऐसा करो x और इसको तो एक जगह ही रखो आप, नहीं x को और इस प्लस ए को एक जगह ले लो, क्योंकि नीचे क्या है x प्लस ए, तो मुझे x प्लस ए बनाना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो साइन x प्लस ए एक जगह और माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a एक जगह। यहां तक कोई समस्या? और नीचे साइन x प्लस ए एज इट इज और dx। अब ऊपर देखो साइन a माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बस यही लगाना, ए की जगह x प्लस ए, बी की जगह 2a। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन नीचे एज इट इज और dx, ठीक है। अब इस साइन x प्लस ए का भाग अलग अलग दे दो। तो साइन x प्लस ए कॉस 2a में भाग दे दो साइन x प्लस ए से, तो माइनस कॉस x प्लस ए साइन 2a में भाग दे दो साइन x प्लस ए से, ठीक है। ये पूरा एक सवाल है। और dx, इससे ये कट गया, ठीक है भाई। तो cos 2a को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन इन दोनों का समाकलन अलग कर दो। तो cos 2a को निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1, और dx अलग कर दो। यहाँ पे cos बटे साइन क्या हो गया cot, और साइन 2a को निकाल लो बाहर, साइन 2a बाहर, और cos बटे साइन क्या हो गया cot x प्लस ए और dx। भाई दोनों पार्टों का अलग समाकलन कर दिया। अब समाकलन करो, यहाँ पे समाकलन करने पर तो cos 2a तो कांस्टेंट है, 1 का समाकलन क्या होगा x माइनस साइन 2a कांस्टेंट है, cot x का समाकलन log mod क्या होता है, cot x का log mod sin x होता है। तो log mod sin x, तो sin और x की वैल्यू क्या है x प्लस ए, और x का गुणांक से भाग दे देते, तो x का गुणांक बने 1 से दे दो भाग एंड प्लस सी आंसर। तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर x cos 2a माइनस साइन 2a log मापांक साइन x प्लस ए, ठीक है, एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, बस क्लियर, आराम से आप सभी सवाल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने प्रश्न कराए हैं। अब बाकी के जो प्रश्न है बच्चा वो कराऊंगा मैं अगले वीडियो में। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों।